हेलो बच्चों, आज हम जो आपने आपका कल चैप्टर पढ़ा था उसको आगे पढ़ेंगे, रीड करेंगे। कल हमने ये वाला चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर स्टार्ट किया था और हमने कल पढ़ लिया था कि कैसे हिस्ट्री के अंदर जो पुराने हिस्टोरियन थे वो डेट्स को इम्पोर्टेंस देते थे। और कुछ लोगों को हिस्ट्री इसलिए बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें ज़्यादा डेट्स दे रखी होती हैं। और कुछ ऐसा होता है हमारे आसपास, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम मान लेते हैं कि ये ऐसे ही थी और पुराने समय में भी ऐसी थी और अब भी ऐसे ही हैं। और लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं या कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमारे मन के अंदर क्वेश्चन उठते हैं कि ये चीज़ जब नहीं थी तो लोग, मतलब कब ये वो आई, कब चाय पीना शुरू करा। जैसे चाय की बात होती है, चाय पीना कब शुरू करा लोगों ने, जब रेलगाड़ी नहीं थी तो लोग सफ़र कैसे करते थे। ऐसे ही जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों को समाचार का कैसे पता चलता था। कल हमने ये चीज़ें पढ़ी थी डेट्स के बारे में कि जो डेट्स होती हैं वो हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट बना देती हैं। बहुत सारे लोग हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ते। और कल हमने इसमें देखा था कि कैसे इंडिया के जो ब्राह्मण है वो अपने धार्मिक शास्त्र, ब्रिटेन की सिंबल है जो ब्रिटेनिया को, जैसे हमारे भारत को भारत माता के रूप में दिखाया जाता है तो ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, उसको ब्रिटेनिया के रूप में दिखाया गया है। तो हमारे भारत के जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो उनको शास्त्र भेंट कर रहे हैं कि वो हमारे शास्त्रों की रक्षा करके हमारी संस्कृति की रक्षा करेंगे। अपने आप ही स्पुर्द कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जो हम अपनी संस्कृति का प्रतीक धार्मिक ग्रंथ आपको सौंप रहे हैं, इंग्लैंड वालों को, जब ब्रिटेन वालों को कह रहे हैं, अंग्रेजों को, इंग्लैंड को पकड़ा रहे हैं कि मतलब ये वो हमारी संस्कृति की रक्षा करेंगे। खुद ही आग्रह हमारे देश के ब्राह्मण, ऐसा दिखाया गया है इसमें मैप में। ये ऐसी सोचनी नहीं है, ये तो जेम्स रनेल ने वो करा है, दिखाया है। जो उसने हिंदुस्तान के मैप वाली बुक बनाई थी, एटलस बनाया था, उसके फ्रंट पेज पे ये वो बनाई थी, पिक्चर बनाई थी, जिसमें हमारे इंडियन ब्राह्मण को उसने वहाँ ब्रिटेन की प्रतीक ब्रिटेनिया को इंडिया के जो पुराने धार्मिक ग्रंथ है वो देते हुए दिखाया है कि इंडियन लोगों ने खुद ही उनके सुपुर्द कर दी अपनी धार्मिक पुस्तकें जो उनकी संस्कृति का प्रतीक था। ऐसे दिखा दिया कि इंडिया के लोगों ने खुद ही आग्रह किया था इंग्लैंड वालों से, ब्रिटेन वालों से, कि वो हमारी रक्षा करें, हमारी संस्कृति की रक्षा करें। हम आगे रीड करते हैं। All such historical questions refer us back to notions of time. ये सारे जो ऐतिहासिक क्वेश्चन है जो हमने पीछे देखा कि चाय पीते को देखकर हो सकता है दिमाग में, मन में ये आ जाए कि चाय पीनी कब शुरू करी। ये सारे ऐतिहासिक क्वेश्चन है जो हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो हमारे मन में हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं, ऐतिहासिक क्वेश्चन होते हैं, वो हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हिस्ट्री के संबंधी जो क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं वो हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। जो समय होता है, समय को हमेशा हम साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। जो समय होता है वैसे तो हम उसको महीनों और वर्षों के रूप में दिखाते हैं, लेकिन हर समय को साल या महीनों में नहीं दिखाया जा सकता। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं मतलब जिनकी स्टार्टिंग और एंड का कुछ नहीं पता चलता। ऐसी प्रोसेसेस जो लंबे समय तक चलती रहती हैं, उनके लिए कोई डेट फिक्स करना कि ये कब स्टार्ट हुई थी और कब ख़त्म हुई थी, ये सही नहीं है, ये गलत होता है। People in India did not begin drinking tea one
fine day. They developed a taste for it over time. कह रहे जो इंडिया के लोग हैं उन सभी ने एक दिन तो चाय पीनी शुरू नहीं कर दी होगी। तो जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने जिसको जब लगा होगा, टेस्ट करके देखा होगा और वो उसको टेस्टी लगी हुई चाय, तो धीरे धीरे सबने शुरू करा होगा। एक दिन तो सबने चाय पीनी शुरू नहीं कर दी थी, एक दूसरे की देखा देखी चाय पीनी शुरू करी होगी। तो जो ऐसी प्रोसेस है, जैसे चाय पीने की जो आदत है लोगों के अंदर, वो एक दूसरे को देख कर आई। तो इसके क्या है, ये लंबी प्रोसेस है। तो इसको कोई हम टाइम तो फिक्स नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस दिन सभी लोगों ने चाय पीनी स्टार्ट कर दी थी। हिस्ट्री संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लंबी प्रोसेस का वो होते हैं। तो उसमें हम डेट हर समय हम समय को साल और महीनों में नहीं दिखा सकते। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस होती हैं जिनको काफ़ी लंबा समय लगता है शुरू होने में। तो ऐसी प्रोसेसेस को समय या साल या महीने या किसी डे के रूप में दिखाना गलत होगा। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन, और जो इंडिया के लोगों उन्होंने एक दिन इकट्ठे सभी ने चाय पीनी नहीं शुरू कर दी हुई, एक दूसरे की देखा देखी, और जिसको जब वो पी के टेस्टी लगी होगी तो उन्होंने वो कंटिन्यू कर दी होगी पीनी। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। जैसे चाय है, एक दूसरे की देखा देखी लोगों ने पीनी शुरू करी होगी। तो इस तरीके से जो ऐसी प्रक्रियाएं प्रोसेसेस होती हैं, जैसे चाय वाली प्रोसेस है, तो इसके लिए कोई एक डेट क्लियर डेट बता पाना मुश्किल होता है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। कह रहे जो जैसे अंग्रेज इंडिया में आए थे वो 347 साल रह के गए हैं। उनका धीरे धीरे उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू करा था। तो हम इंडिया में अंग्रेजों का रूल, जब ब्रिटिश रूल कब स्टार्ट हुआ, इसकी भी हम कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने धीरे धीरे, पहले वो व्यापार करने आए थे, फिर धीरे धीरे हर चीज़ के ऊपर अपना उन्होंने कब्जा करा था। और तो इसलिए ये भी जैसे चाय की प्रोसेस लोगों ने देखा देखी शुरू होगी पीनी की शुरू की होगी चाय, ऐसे ही ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने भी धीरे धीरे हमारे ऊपर राज करना शुरू, सारे इंडिया के ऊपर उन्होंने एक साथ राज करना शुरू नहीं कर दिया होगा। धीरे धीरे तो पहले थोड़े इंडिया के थोड़े हिस्से पर, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना जो शासन था वो स्थापित किया था। तो एक दिन में स्थापित नहीं हुआ। तो जो ब्रिटिश रूल के एस्टैब्लिशमेंट की डेट है उसको हम एक डेट नहीं दे सकते, ये भी लंबी प्रोसेस का हिस्सा है। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और किस दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इंडिया के लोगों ने कब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी शुरू की थी, उसको ही नेशनल मूवमेंट कहते हैं। और वो भी धीरे धीरे लोगों ने शुरू करी थी। सारे लोग एक दिन विरुद्ध नहीं हो गए थे अंग्रेजों के, धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे से बात समझी और विरोध करना शुरू किया। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, समाज और अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था मतलब जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, और जो समाज के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो भी एक दिन में नहीं आ जाती। जैसे कोई व्यक्ति चेंज हो गया, उसकी थिंकिंग चेंज हो गई, अगर वो उसकी थिंकिंग सही है तो दूसरे लोग भी धीरे धीरे उसको अपनाते जाते हैं। ऐसे इकोनॉमी में और ऐसे ही सोसाइटी में होता है, जो चेंजेस होती हैं वो कोई एक व्यक्ति करता है लेकिन उसको धीरे धीरे अपनाते जाते हैं। चाय वाली प्रोसेस भी लंबी है, इसको कोई डेट नहीं दे सकते। ऐसे ही जैसे अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे, ब्रिटिश रूल कब स्थापित हुआ इसकी भी कोई डेट नहीं, उन्होंने धीरे धीरे हमारे इंडिया को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया था। ऐसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने अंग्रेजों का, जैसे जैसे अंग्रेजों की के बारे में लोगों को ज्ञान आता जा रहा था, वो उसके उनके विरुद्ध होते जा रहे थे। और नेशनल मूवमेंट के लिए भी हम कोई डेट नहीं फिक्स कर सकते। और जो इकॉनमी और सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती हैं उसके लिए भी हम कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि
कुछ नहीं पता कब कौन से बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाए, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है लोग उसी बिजनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इकॉनमी में कैसी चेंजेस आती हैं, व्यापार संबंधी, बिजनेस संबंधी कैसी चेंजेस आती हैं, ये भी एक दिन में नहीं आती। और नेशनल मूवमेंट को भी हम कोई डेट ये याद रखना, नेशनल मूवमेंट इंडिया में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध कब शुरू हुआ था, ये भी कोई डेट नहीं दे सकते। और ब्रिटिश रूल कब हमारे इंडिया के अंदर स्थापित हुआ था, इसका भी हम कुछ डेट, फिक्स डेट नहीं बता सकते। कब हमारे लोगों ने, इंडियन लोगों ने चाय पीनी शुरू की थी, कोई इसके लिए भी हम डेट फिक्स नहीं, देखा देखी सबने शुरू कर दी होगी। और ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये जो सारी घटनाएं घटी हैं, जैसे चाय पीने की प्रोसेस है, ब्रिटिश रूल की स्थापना है, और नेशनल मूवमेंट, लोगों के विरोध, लोगों, अंग्रेजों के विरुद्ध जो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके लिए जो इकॉनमी और सोसाइटी में जो चेंजेस आती हैं वो समय लेती हैं। An approximate period over which particular changes became visible, एक लगभग किसी टाइम में, किसी न किसी समय का अंतराल, किसी समय अंतराल में ये चेंजेस हमें दिखाई देती हैं। और इसके लिए कोई दिन या डेट फिक्स नहीं की जा सकती। वाई देन डू वी, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, जिनके लिए हम एक टाइम या डे या डेट फिक्स नहीं कर सकते। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। वाई देन, अगर अब कोई भी प्रोसेस है वो लंबी चलती है और एक दिन कंप्लीट होती है, तो उसके स्टार्ट होने की जब हम डेट नहीं लिख सकते, तो फिर हम हिस्ट्री को उसके साथ, डेट्स के साथ क्यों रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं? हिस्ट्री को हम विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के साथ क्यों जोड़ देते हैं? Why do we continue to associate history with strings of dates? हम मतलब हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों जोड़ते आए हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, मतलब डेट्स और हिस्ट्री की जो एसोसिएशन है, ये हिस्ट्री डेट्स के बिना लिखी नहीं जाती, तो इसका भी कुछ कारण है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, मतलब हिस्ट्री के साथ डेट्स क्यों लिखी जाती है, हिस्ट्री में जो भी बात है वो डेट्स में क्यों की जाती है, इसका भी एक कारण है। क्योंकि देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जब हिस्ट्री किसका, हिस्ट्री में क्या लिखा जाता था, जो राजे लड़ाइयाँ लड़ते थे, बैटल्स लड़ते थे, या जो उनकी जीवन की जो बिग इवेंट्स, घटनाएं होती थी, वही हिस्ट्री के अंदर लिखी जाती थी। हिस्ट्री क्या होती थी? बड़े बड़े राजाओं की लड़ाइयाँ लिखी जाती थी, उनकी जीवन की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी वो लिखी जाती थी। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और हिस्ट्री में रूलर्स और उनकी जो पॉलिसीज होती थी उसके बारे में बताया। राजे होते, रूलर्स क्या होते हैं? राजे होते थे, जो उनकी राज्य की जो पॉलिसीज होती थी वो लिखी जाती थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज काउंट, हिस्टोरियन ये भी लिखते थे कि राजा, हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज काउंट, जब वो राजा को गद्दी पर बिठाया गया और उसको ताज पहनाया गया। तो ये सारी हिस्ट्री के साथ क्वेश्चन बन सकता है, यही वाला, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, ये क्वेश्चन भी बन सकता है ये वाला, कि हम हिस्ट्री को, तो उसके साथ जब कोई भी जो वो है प्रोसेस है उसको हम एक फिक्स डेट नहीं दे सकते, तो फिर हम हिस्ट्री को स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं? हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों जोड़ते हैं? कह दे इसका भी एक कारण है। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स, सर एक समय था जब हिस्ट्री में जो लड़ाइयाँ लड़ते थे राजे, उनके बारे में लिखा जाता था। तो लड़ाई का तो फिक्स टाइम होता है ना, किस दिन राजे ने ये लड़ाई शुरू करी। एंड बिग इवेंट्स, राजा की जो जीवन की बड़ी घटनाएं होती हैं उनका भी, हर घटना का कोई टाइम होता है, डेट होती है। वो बिग बिग इवेंट्स और बैटल जब लड़ी जाती है उनकी डेट फिक्स हो सकती है, कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज,
और हिस्ट्री में राजे होते थे, उनकी क्या नीतियाँ होती थी, पॉलिसीज क्या होती थी, वो लिखी होती हैं। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड। और हिस्ट्री में हिस्टोरियन क्या लिखते हैं कि एक राजा कब गद्दी पर बैठा, उसकी ताजपोशी हुई। द ईयर ही मैरिड, ये भी लिखते हैं कि राजा कब गद्दी पर बैठा, कब उसकी शादी हुई। और द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, और किस साल में उसके घर बच्चे ने जन्म लिया। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वार, कौन से ईयर में उस राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी। और द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर succeeded to the throne, और वो राजा कब मरा, कौन से साल में, ये ईयर में उसकी डेथ हुई। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर, और कौन सा साल जिसमें उस राजे की डेथ के बाद उसकी गद्दी का जो वारिस था वो गद्दी पर दोबारा विराजमान हुआ। मतलब एक राजे की लाइफ जो हिस्ट्री होती थी वो राजाओं की लाइफ से जुड़ी होती थी। उन्होंने कौन सी लड़ाई कब लड़ी, वो गद्दी पर कब बैठी, उनकी शादी कब हुई, उनका बच्चा कब हुआ, और वो उनकी डेथ कब हुई, डेथ के बाद कौन से ईयर में उनका बेटा जो भी उसका वारिस था वो गद्दी पर बैठा। फार इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमिन्ड। इन जो ये वाली इवेंट्स होती हैं इनके कारण ही स्पेसिफिक डेट्स क्या होते हैं, निश्चित की जाती हैं। इन हिस्ट्री such as these debates about dates continue to be important. In history is such as these debates about dates continue, इसलिए इन डेट्स के ऊपर जो हिस्ट्री में लिखी जाती है उसके ऊपर लंबी डिबेट्स चलती थी। डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी, इसलिए डेट के बारे में जो को हिस्ट्री में कंटिन्यू करने के लिए वो डिबेट चलती रही कि इसको हिस्ट्री में डेट्स लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, तो इसका आंसर यही हो सकता है। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. क्योंकि एक टाइम था जब हिस्ट्री के अंदर राजाओं की लड़ाइयों के बारे में लिखा जाता था, उनकी ज़िंदगी की जो बड़ी इवेंट्स होती थी इनके तो फिक्स टाइम होते हैं जो बैटल्स वगैरह होते हैं। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज के बारे में लिखा जाता था हिस्ट्री में। हिस्टोरियन रोट कब राजा गद्दी पर बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चा हुआ, कब उसने कोई लड़ाई लड़ी, और कब उसकी डेथ हुई, और उसके बाद कब उसका जो वारिस था गद्दी पर बैठा। ये फार इवेंट जो ऐसी इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं राजाओं की ज़िंदगी की, उनके लिए तो होती है कोई ना कोई डेट होती है। कैन बी डेट होती है कोई ना कोई निश्चित। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, इसलिए डेट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में डिबेट्स करना महत्वपूर्ण था। As you have been seen in the history textbooks of the past 2 years, जैसे मतलब हिस्ट्री की 2 साल पुरानी जब आप बुक देखते हो, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट अ host of other issues and other questions. As you have seen in the history textbooks of the past, जो पुरानी 2 साल की जो बुक्स हैं उसमें आप देखोगे कि हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज, मतलब कि जो हिस्टोरियंस है अब वो दूसरी इश्यूज को भी लेते हैं। पहले तो राजा ही लेते थे, राजा उनकी लड़ाइयाँ उनकी फैमिली के बारे में लेते थे, तो लेकिन अब जो हिस्टोरियंस है उन्होंने और इश्यूज के ऊपर भी लिखना शुरू कर दिया। हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट सम अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस उन्होंने उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले तो ओनली राजाओं की जिंदगी के बारे में लिखते थे तो उनकी डेट फिक्स होती थी, इसलिए हिस्ट्री को डेट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। They look at how people earn their livelihood, what they produce and eat. अब लोग राजा रानियों की कहानी के अलावा ये भी चीज़ वो करते हैं कि लोग अपनी आजीविका, लाइवलीहुड क्या होती है, लोग जो अपनी जीविका जनजीवन निर्वाह कैसे करते हैं, लाइवलीहुड वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो कमाई वगैरह वो कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हिस्टोरियन
लुक एट हाउ पीपल, वो ये भी चीज़ देखते हैं कि लोग अपनी कमाई या कैसे करते हैं, अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने के लिए कमाई कैसे करते हैं, वो क्या उगाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं, वो इस चीज़ की तरफ भी, वो कितना कमाते हैं, कितना क्या उगाते हैं या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हिस्टोरियन लिखते हैं। हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, और कैसे सिटीज बनी और कैसे मार्केट्स बनी, बाजार बने। हाउ किंगडम्स आर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, कैसे बड़े बड़े जो राजाओं के राज्य हैं वो कैसे बने और नए विचार कैसे फैले। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे जो कल्चर थी, संस्कृति थी और सोसाइटी थी, वो कैसे बदली, जो समाज था जिस सोसाइटी में आप रहते हो, और जो वहाँ की संस्कृति थी वो कैसे चेंज हुई। पहले ओनली राजाओं की लाइफ के बारे में, उनकी बैटल्स, उनकी पॉलिसीज, उनकी मैरिज कब होती थी, उनके बच्चा कब वो पैदा हुआ, उनकी वो गद्दी पर कब बैठे, कब डेथ हुई, कौन सी लड़ाई कब लड़ी, ये चीज़ें होती थी जिनकी डेट फिक्स होती थी। और इसलिए जो हिस्ट्री थी, हम हिस्ट्री को डेट्स के साथ एसोसिएट करते थे, और इसके ऊपर डिबेट भी होती है कि जो डेट क्या है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हिस्ट्री में। लेकिन जो आज की अगर हम 2 साल पुरानी टेक्स्ट बुक्स देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ और इश्यूज के ऊपर भी अब हिस्टोरियन लिखने लगे हैं, जैसे कि दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर, अब ये चीज़ें भी देखते हैं। हाँ, दे लुक एट हाउ पीपल अर्नड देयर लाइवलीहुड, वो अपनी जो कमाई कैसे करते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। व्हाट दे प्रोड्यूस, और क्या वो पैदा करते, चाहे खेती में पैदा करते, चाहे उद्योगों में पैदा करते हैं, और क्या खाते हैं। हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, कैसे शहर बने, ये भी लिखा होता है हिस्ट्री के अंदर कि शहर कैसे बसे, और उसके अंदर मार्केट्स जो होते हैं, यहाँ पे हम वस्तुएं खरीदने जाते हैं, वो मार्केट्स कैसे बनी। हाउ किंगडम्स आर फॉर्म्ड, और एक राजा का राज्य कैसे बना। एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, कैसे नए विचार फैले, ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री में ऐड की जाती हैं। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, कैसे संस्कृति और समाज चेंज हुए। विच डेट्स, वाई व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, कह रहे हम जो डेट्स का सेट होते हैं वो कैसे चुनते हैं, किस क्राइटेरिया के तहत हम जो कौन डेट्स का चुनाव करते हैं, चुनते हैं कौन सी डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वाई व्हाट विच डेट्स, विच मतलब कौन सी डेट्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वाई व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, हम किस सोच के तहत मतलब डेट्स का सेट चूज करते हैं, डेट ऑफ सेट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं। द आइडियाज, द डेट्स वी सिलेक्ट, the dates around which we compose our story of the past, कह रहे कौन सी डेट हम सिलेक्ट करते हैं, द डेट्स वी सिलेक्ट, जो हम डेट्स चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच, वो वाली डेट्स जिनके इर्द गिर्द हम अपने पास्ट की स्टोरी को लिखते हैं या कंपोज करते हैं। हम कैसे चुनते हैं, डेट्स होती हैं द डेट्स वी सिलेक्ट, जो जिन डेट्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो डेट्स होती हैं जिनके सहारे हम अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, मतलब वो इसलिए जो कुछ डेट्स को हम चुनते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का जो पास्ट है उसको लिखने में हेल्प करती हैं। वैसे वो डेट्स अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, दे बिकेम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, मतलब वो इम्पोर्टेंट कैसे हो जाए, दे बिकम वाइटल, मतलब वो इम्पोर्टेंट कैसे हो जाती हैं, बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं।
सारी डेट्स को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, कुछ डेट्स को चुनते हैं और उन डेट्स को हमारी ज़िंदगी की कुछ पर्टिकुलर जो घटनाएँ होती हैं वो घटी होती हैं जिसके कारण वो इम्पोर्टेंट होती हैं। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारा जो स्टडी कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है तो डेट्स चेंज हो जाती हैं। If we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. If we begin to look at new issues, अगर हम पुराने इशू को छोड़ देते हैं तो कोई नया इशू हमारे सामने आ जाता है तो हमारी जो डेट्स है वो भी चेंज हो जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। A new set of dates will appear significant. पहले जो इशू था उसमें जो डेट्स इम्पोर्टेंट थी तो अब अगर वो हमारा इशू चेंज हो गया, नया इशू आ गया तो हमारी जो वो डेट्स का सेट भी चेंज हो जाएगा जिसको हम इम्पोर्टेंट देते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। मतलब जो हिस्ट्री ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी, जो अंग्रेज हिस्टोरियंस ने लिखी थी, द रूल ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा था जितने भी गवर्नर जनरल इंडिया में हुए हैं उनका जो वो है रूल है वो इम्पोर्टेंट है। सारे गवर्नर ब्रिटिश हिस्टोरियन के अनुसार सारे जो गवर्नर जनरल हैं उनका रूल या शासन इम्पोर्टेंट है। Warren Hastings and ended with the last viceroy. तो वह वैरन हेस्टिंग्स कौन थे? लास्ट वाइसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वैरन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो वैरन हेस्टिंग्स है वो पहले वो हुए होंगे गवर्नर जनरल और जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो लास्ट वाइसरॉय रहे होंगे। In the separate chapters we read about the deeds of others. अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सेपरेट चैप्टर में डीड्स ऑफ अदर, दूसरों के जो काम होते हैं वो पढ़ेंगे। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आज भी लोग एडवर्टाइजमेंट को देख के चीज़ें खरीदते हैं। अगर कोई अच्छा एक्टर एक्ट्रेस या पॉपुलर व्यक्ति किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग उसको अपना लेते हैं। तो इसमें भी ये वो है, चाय है, चाय के प्रति टेस्ट लोग क्रिएट करने के लिए लोगों के तो क्या करा गया, तो जो वहाँ अंग्रेजों की जो महारानी है उसके तीसरे बेटे को दिखाया गया है। लिप्टन चाय आज भी आती है लिप्टन चाय, और लिप्टन चाय की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी जिसमें तीसरा बेटा था मेरे ख्याल से महारानी उसका, इंग्लैंड की महारानी का, उसको दिखाया गया है। एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों का टेस्ट है वो पैदा होता है। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड। जो हमारी पुरानी वो होती हैं एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो टीवी पे भी आते हैं, जब आप प्रोग्राम देखते हो, विज्ञापन कहते हैं हिंदी में। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है जिसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, उसके बारे में मार्केट बनाना, प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट्स आर पॉपुलराइज्ड। और जो कोई नई चीज़ आ गई उसके प्रति लोगों का टेस्ट बनाना, कैसे बनाते हैं ये भी लोग एडवर्टाइजमेंट से। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट। जो चाय की, जैसे कि आज भी हम कोई नया प्रोडक्ट कोई कंपनी निकालती है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं वो किसी एक्टर एक्ट्रेस या किसी पॉपुलर व्यक्ति के द्वारा, तो लोग उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ऐसे ही पुराने समय में भी एडवर्टाइजमेंट ही किसी चीज़ के लिए लोगों का टेस्ट था जो पैदा करता था। और इसमें लिप्टन चाय की जो वो हुई एडवर्टाइजमेंट, इसमें ये ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस आर्थर थर्ड बेटा था इनका। क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन का जो थर्ड बेटा था प्रिंस आर्थर, हु वाज गिवन, उसको टाइटल दिया गया था टाइटल ड्यूक ऑफ
कनॉट का। मतलब जैसे आजकल लोग एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही चीज़ें बेचते हैं, वैसे ही पुराने समय में भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही किसी चीज़ के प्रति लोगों का टेस्ट पैदा किया जाता था, मार्केट्स बनाई जाती थी। दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी, ये किसकी क्या है कि 1922 में बनाई गई लिप्टन चाय की एडवर्टाइजमेंट है। ये क्या सुजेस्ट करती है? लिप्टन टी suggests that royalty all over the world is associated with this tea। मतलब कि रॉयल्टी का होता है राजशाही, किसके साथ जुड़ी हुई है? चाय के साथ। ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी, मतलब कि वहाँ की जो महारानी हुई वो क्या करती थी, उनकी सारी फैमिली यही चाय पीती। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, इसमें जिसमें वो इंग्लैंड की महारानी के बेटे को दिखाया गया है, तो वहाँ पे एक महल दिखाया गया। द आउटर वॉल ऑफ इंडियन पैलेस, किसी इंडिया के महल, राजमहल की बाहरी दीवार को दिखाया गया है। वाइल इन द फोरग्राउंड सीटेड ऑन हॉर्स इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और बाहर सामने क्या दिखाया गया है? घोड़े की बैक के ऊपर क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन का जो थर्ड बेटा था, प्रिंस आर्थर, वो दिखाया गया, हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ नॉर्थ। और जो विक्टोरिया का तीसरा बेटा था प्रिंस आर्थर, उसको क्या क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे को क्या टाइटल मिल रहा है? ड्यूक ऑफ connaught। सीटेड ऑन द हॉर्स बैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस आर्थर, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक connaught। लुसी ने ड्यूक connaught का उसको वो दिया था, आर्थर, प्रिंस आर्थर, उसको ड्यूक ऑफ connaught का क्या मिला था? टाइटल मिला था। तो आज आप लोग इतना ही पढ़ो, तो अगला मैं आपको इसका अगला जो वो पेजेस बचे हैं वो कल पढ़ाऊंगी।